से हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। हम मेक इन इंडिया का अभियान लेकर के बैठे हैं। मैं चाहता हूं विश्व भारत की धरती पर आए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए, क्योंकि हमारा मकसद एक है, मेरे देश के नौजवान को रोजगार मिले। और इसके लिए हम दुनिया को कह रहे हैं, आइए भारत में पूंजी लगाइए। जिस देश के पास इतने नौजवान हो, वो देश के नौजवान अपने कौशल्य के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा दुनिया को क्या कुछ नहीं दे सकते हैं। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था, हम चाहते थे जापान हमसे जुड़े, जापान के लोग हमारे आए। हमारे ध्यान में आया कि बाकी सब होगा, लेकिन अगर गोल्फ नहीं है तो जापानी नहीं आएगा। अब गुजरात वालों को गिल्ली डंडा मालूम है, गोल्फ मालूम नहीं। हम सिर्फ सरकार की नीतियां बनाएं और लोगों को कहेंगे ये टैक्स फ्री करेंगे, वो फ्री करेंगे, ये मुफ्त में देंगे, आप आ जाइए। दुनिया आती नहीं है, उसके लिए व्यवस्थाएं विकसित करनी पड़ती होती है, एनवायरमेंट बनाना होता है। मेक इन इंडिया के द्वारा हमने उस दिशा में प्रयास शुरू किया है। बड़ी हिम्मत के साथ हमने निर्णय किया है रेलवे में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। हम दुनिया में जो लोग इस पे जानकार हैं, मैं निमंत्रित करता हूं, आइए। नमस्कार, मैं अभिज्ञान प्रकाश पेश आज का न्यूज पॉइंट में आपसे एक बड़ी दिलचस्प बात यहां पर कहना चाह रहा हूं। और ऐसा कभी नहीं हुआ है भारत के इतिहास में। नरेंद्र मोदी ने इस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ 26 मई को ली थी। जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। नरेंद्र मोदी ने इस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ 26 मई को ली थी। और आपको एक सरल ग्राफिक्स दिखा रहा हूं, ये बताने के लिए कि तब से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी ने कितने विदेश के दौरे किए हैं। उसके बाद हम अपने मसौदे पर आएंगे। 6 और 7 जून को वो भूटान गए। 13 और 16 जुलाई के बीच में वो ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस के लिए, उसके सम्मेलन के लिए ब्राजील गए। 3 और 4 अगस्त को वो नेपाल गए। उसी महीने 30 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक वो जापान गए। 26 से लेकर 30 सितंबर तक वो अमेरिका गए। और 10 से लेकर 20 नवंबर के बीच में, यानी कि ये जो यात्रा है, ये म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया जो कि G20 समिट है वहां पर, और फिजी की यात्रा है। तो एक प्रधानमंत्री तकरीबन 6 महीने के समय में 7 विदेशी दौरे कर चुका है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोकप्रियता के पैमाने पर न सिर्फ लोग नरेंद्र मोदी को इस देश से बाहर इन देशों में सुनना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को एक उभरते हुए ग्लोबल लीडर के तौर पर, एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के तौर पर एक्सेप्टेंस मिल रही है, यानी कि उनको लोग मान रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा है और जिस पर हम आज चर्चा करेंगे वो ये है कि नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरा अपना खुद का यह मानना है कि नरेंद्र मोदी ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि भारत के प्रति जो एक किस्म का नकारात्मक माहौल, नेगेटिव एनवायरनमेंट निवेश के हिसाब से बना मनमोहन सिंह के आखिरी सालों के कार्यकाल में, वो उसको बदलना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल एजेंडे को समझने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक अपने को गिनवाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि वो जो डायस्पोरा है, यानी कि हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान से वर्षों से बाहर बसे हुए हैं, अपने व्यवसाय में, अपने काम में बहुत सफल हैं, उनको वापस जाकर ये संदेश दें कि हिंदुस्तान इतनी बुरी जगह नहीं है, आप आइए। जो रेड टेप होता है या सरकार की लाल फीताशाही और अफसरशाही से जो आप मार खाते हैं, ऐसा नहीं होगा।
ये क्या एक बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? मैंने रोज की तरह आज आपसे अपने फेसबुक पेज पर भी ये प्रश्न पूछा था। बहुत सारे लोगों ने हमेशा की तरह उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ ये भी लिखा कि नरेंद्र मोदी भाषणबाजी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसमें ज्यादा कोई तथ्य नहीं है और ये उनकी अब आदत बन चुकी है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो नए बदलते हिंदुस्तान की कहानी बताना चाह रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ऐसा करके आखिर क्या करना चाह रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक उनको जो रिस्पॉन्स मिला है भारतीयों का जो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो रिस्पॉन्स, वो प्रतिक्रिया नरेंद्र मोदी के लिए बहुत जबरदस्त रही है। इससे आप बिल्कुल भी नहीं इनकार कर सकते। एक और बड़ी समस्या जो तमाम मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे कि भारत कुछ वर्षों से ये जरूर इस बात की चुनौती से गुजर रहा है कि निवेश यहां में पर होने के बजाय यहां से बाहर जा रहा है। मैं आपको एक बगैर नाम लिए पिछली सरकार के एक बहुत ही वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री की एक बात बताऊंगा कि साहब उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि समय आ गया है कि अंग्रेजी का एक फ्रेज उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया था कि वी डोंट नीड टू टेल द इंडिया स्टोरी, वी नीड टू सेल द इंडिया स्टोरी। तो अब मुझे नहीं पता कि वो कहानी अभी बतानी है या उस कहानी जो बहुत बढ़िया हो गई है उसको बेचना है, लेकिन जरूर नरेंद्र मोदी एक एजेंडे पर काम कर रहे हैं। प्रवीण झा मेरे साथ मौजूद है। आप सब जानते हैं प्रवीण जी को, एक इकोनॉमिस्ट हैं प्रवीण झा। राजीव जी को आप जानते हैं, राजीव डोगरा को। वो कूटनीति के हिसाब से हमें समझाएंगे कि इससे क्या बड़े आर्थिक बदलाव की अगर नरेंद्र मोदी कोई उम्मीद कर रहे हैं या सिर्फ ये उनकी लोकप्रियता हासिल करने का, भाषणबाजी करने का तरीका है। डॉक्टर जगदीश प्रसाद हमारे साथ मौजूद है जो फिक्की को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडस्ट्री इसकी तरफ कैसे देख रही है, हम उनसे बात करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जो आर्थिक मामलों को समझते हैं, विजय गोयल साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत गंभीर मसला है। एक और बात मैं इसमें जरूर जोड़ दूं क्योंकि ये बहस में आएगी कि इन सारे मंचों से, इन सारी यात्राओं में नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल करके काले धन के मुद्दे को भी उठाया है, अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल करके। मैं प्रवीण आपसे पहले शुरू करूंगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरह के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, आर्थिक माहौल को नरेंद्र मोदी ने इनहेरिट किया है, पाया है एक प्रधानमंत्री के तौर पर। क्या वो सबसे पहले ये बताने की, ये सुनाने की, ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नकारात्मक तरीके से भारत की तरफ मत देखिए? निश्चित तौर पे जो आपने शुरुआत में ही कहा, शायद इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश वो देना चाहते हैं विश्व को, विश्व के नेताओं को, विश्व की आर्थिक व्यवस्था को, कि जो एक नकारात्मक माहौल बन गया था वो कैसे बदले और उसके लिए जिस तरीके से वो संवाद स्थापित कर पा रहे हैं, जो एक कनेक्ट करने का जो उनका तरीका है, निश्चित तौर पे वो काफी बढ़िया ढंग से कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हाँ, सही बात है। तो, मतलब हम और आपने बहुत विदेश यात्रा की है तो एक किस्म की उदासी जरूर आई थी भारतीयों के बीच में। आपको लोग मिलते हैं तो कहते हैं साहब क्या है भाई हिंदुस्तान में, तो ये समस्या है, वो समस्या है। लेकिन नवीन, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कई बार होता ये है कि हम जो एक व्यापक ऐतिहासिक परिदृश्य जो है, शायद हम कई बार उसको पूरे ध्यान में नहीं रखते हैं। अगर आप देखें तो इसी तरीके का एक रॉक स्टार का ट्रीटमेंट जो है राजीव गांधी को मिलता था। जब वो गए थे 80 के दशक में और जाते थे, तो कहीं ना कहीं ये इससे जुड़ा हुआ है कि भाई कुछ संभावनाएं शायद सबको लग रही है कि बदलाव की संभावना, बदलाव की गूंज है। लेकिन प्रवीण, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर यह सवाल मैं विजय गोयल जी से जरूर पूछूंगा क्योंकि ये लोग कहते हैं कि आपको तकरीबन 6 महीने का समय लगता है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, तमाम इसकी आंतरिक समस्याएं हैं, विषय हैं, तो आप एक समय लेते हैं जाने के लिए बाकी मुल्कों में या उस तरह का समय। नरेंद्र मोदी
7 बड़ी यात्राएं करते हैं व्यापक पैमाने पर, मीडिया के हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय माहौल बनाने के हिसाब से। भले उनको अंतर्राष्ट्रीय प्रेस नहीं मिल रहा हो, लेकिन भारतीय प्रेस उनको जरूर फॉलो कर रहा है। तो ये आसान नहीं होता। नहीं, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, ये एक रिकॉर्ड है। हाँ, आजादी के बाद कभी भी इस तरीके की एक अर्जेंसी जो है प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाई है जी। तो उसके पीछे एक सोची समझी, आप या तो उसको रणनीति कहें या सोच कहें या कूटनीति कहें, जो भी कहें, कुछ है जो काफी क्लियरली उनके जहन में है और वो शायद इसके माध्यम से काफी कुछ हासिल करना चाहते हैं। और एक चीज जो आपने बिल्कुल सही कही कि हिंदुस्तान की तस्वीर, उसको बदलने में इससे क्या फायदा मिल सकता है, लेकिन उसके साथ साथ शायद एक उनकी जो अपनी एक निजी छवि है, जिसको लेके एक काफ़ी आशंकाएं पहले थीं और तकरीबन एक दशक तक वो, जिसको आप कहेंगे कि पारिया के तौर पे देखे जाते थे इंटरनेशनली। तो जैसा गार्जियन ने बिल्कुल सही कहा कि फ्रॉम बीइंग अ पारिया टू बीइंग अ रॉक स्टार, एक पॉलिटिकल रॉक स्टार आप बेचारगी से देखे जाते थे। वो कह रहे हैं कि बारी बात राजीव डोगरा, जो पॉइंट्स में, क्योंकि ये अर्थशास्त्र इसमें बहुत गंभीरता से जुड़ा हुआ है, क्या मोदी वाकई ये पिच ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बदलते हिंदुस्तान की तरफ देखिए, अब मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं बदलूंगा, आप आइए तो सही, घबरा क्यों रहे? देखिए, कुछ महीने पहले तक लोग कहते थे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कि कुछ ना कुछ वजह से हो जाता है तो वो देखते रहते हैं। अब जो अभी अफर्मेटिव प्राइम मिनिस्टर हैं। अब जो है अफर्मेटिव भी है, थोड़ा सा एक्सीडेंट भी है इसमें, क्योंकि ब्रिक्स का जो सम्मेलन था वो तो कोई भी प्रधानमंत्री होता जाना था। म्यांमार वाला जो सम्मेलन था उसमें भी जाना था, कोई भी प्रधानमंत्री होता। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का। न्यूयॉर्क जो जाना था वो प्रधानमंत्री की मंजूरी पे था, जरूरी नहीं था। जरूरी नहीं था, ठीक है। तो मैं समझता हूँ भूटान नेपाल तो खैर हमारे दिल से जुड़े हुए हैं, तो वहां तो एक अलग बात है जाना या ना जाना। पर न्यूयॉर्क वाला जो स्टेप लिया था उन्होंने, वो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप था, क्योंकि उसमें वो बहुत रिस्क ले रहे थे। हो सकता था ओबामा जो है वो रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली नहीं करता। लोगों को ज्यादा पता नहीं है, पर मनमोहन सिंह जब पिछली बार जाना चाहते थे वॉशिंगटन न्यूयॉर्क से होके, तो 3 बार ओबामा ने ना की। यहाँ उन्होंने पहले से ही हाँ कर दी। तो जो एक कैलकुलेटेड गैम्बल था मोदी साहब ने जो लिया, वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। और अगर आप उनका बॉडी लैंग्वेज भी देखें, जब वो ब्रिक्स में गए थे, जरूर तो वो बहुत कॉन्फिडेंस था, पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। जैसे जैसे वो न्यूयॉर्क का मेडिसन स्क्वायर गार्डन हुआ और उसके बाद वॉशिंगटन की तरफ रुख हुआ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया। और उसी तरह अमेरिकन ने भी रिस्पॉन्ड किया। अमेरिकन सीईओ कभी प्रधानमंत्री को नहीं मिलने आते थे, और ना ही किसी अमेरिकन या ब्रिटिश अखबार में इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट की चर्चा होती थी। तो जानबूझ के मैंने एक्सीडेंटल वर्ड यूज किया जी, कि इन्होंने उसी एक्सीडेंट को अपॉर्चुनिटी बनाया और उसको एक मौके में तब्दील कर लिया, मौके में अपने लिए। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि आपका इशारा इसलिए तरफ था कि क्यों इतना जा रहे हैं। आफ्टर ऑल वाजपेयी जब फॉरेन मिनिस्टर थे, वो ज्यादा घूमते थे, तो उनका नाम ही वाजपेयी बन गया था। तो ये भी रिस्क था कि अगर ज्यादा वो बाहर जाते रहे तो लोग कहेंगे भाई ये प्राइम मिनिस्टर इंडिया के लिए हैं या बाहर के लिए हैं। तो उसमें ये इसलिए जा रहे थे कि एक तो, जैसे आपने भी इशारा किया, झा साहब ने भी इशारा किया, कि एक तो जो नेगेटिव इमेज थी उसको पॉजिटिव बनाना था। दूसरा, वास्तविकता ये है कि जितनी मर्जी धन दौलत इंडिया में हो, पर जब तक वहां से टैलेंट नहीं आएगा, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, हम तब तक हवाई जहाज। ये पॉइंट बड़ा वैलिड है राजीव डोगरा, इस पॉइंट को मैं भी मानता हूं। मैं लगातार जब भी मुंबई से उद्योग जगत के लोगों के साथ प्रोग्राम्स करता हूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको लगता है कि वो हमारा टैलेंट ले लेते हैं और अपनी तरफ से हमें कुछ देने के लिए वो तैयार नहीं है। डॉक्टर अरविंद प्रसाद, उसका मैं पूरा समय दूंगा विजय गोयल को। आपको लग रहा है कि ये मोदी का मेन एजेंडा है, सबसे बड़ा एजेंडा नरेंद्र मोदी का है कि कम से कम भारत की छवि, जो अंग्रेजी के शब्द थोड़े से इस्तेमाल करो, इसके लिए माफी चाहूंगा, स्लगिश सी हो गई थी, ढीली सी हो गई थी, बेचारगी भरी हो गई थी, पहले उसको दुरुस्त करे। नहीं, देखिए, वो एक छवि की भी बात है,
लेकिन मैं तो पूरी तरह से मानता हूं कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात है। और जो मेक इन इंडिया जो लॉन्च किया उसके फॉलो अप में जो भी एक्शंस होने थे वो जो अभी हो रहे हैं वो एक डेफिनेटली ये डायरेक्ट करता है कि ये सिर्फ छवि बनाने की बात नहीं है, सिर्फ अपना लीडरशिप एस्टेब्लिश करने की बात नहीं है। कंट्री में जो अभी अपॉर्चुनिटीज है, खास करके जो यंग पॉपुलेशन है, 60%, 62/3 पॉपुलेशन हमारा 33 साल से कम का है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, उसको रोजगार की आवश्यकता है। और उसका जो इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि हम रोजगार इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे और स्किल पे आधारित होगा, वो कोई राइट बेस्ड नहीं होगा। तो ये एक अप्रोच जो उन्होंने लिया है उसको एक ग्लोबली सेल करने की बात है और कंट्री में उस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने की बात है जो कि स्किल लोग नरेंद्र मोदी का डॉक्टर अरविंद प्रसाद जी, लोग नरेंद्र मोदी का क्यों यकीन करें, क्यों भरोसा करें? इतनी तेजी से तो इतना बड़ा मुल्क है, सारे बदलाव नहीं हो सकते। वो पिच कर रहे हैं, उससे कोई किसी को एतराज नहीं होगा। उनको लोकप्रियता भी जो भारतीय मूल के लोग विदेशों में हैं उनके बीच जबरदस्त मिल रही है। लेकिन भरोसा क्यों किया जाए नरेंद्र मोदी का? डिलीवरी देने में तो समय लगेगा। नहीं, देखिए एक चीज है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में नया है, बट पॉलिटिकल सिनारियो में नए नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर गुजरात थे, वहां पर उनकी एक सफलता थी। अब कई लोग कहते हैं कि गुजरात एक प्रदेश ही ऐसा है जहां सफलता ज्यादा संभव है बनिस्बत की अन्य राज्यों की तुलना में। जो भी हो, लेकिन उनके साथ एक सफलता का इतिहास है, उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, खास करके इन्वेस्टमेंट लाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में। इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ सस्ता इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता था, बट वहाँ रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी मिलता था। तो उनकी जो वो एक लीडरशिप है जिसको वो आर्टिकुलेट कर पाते हैं कि भाई बिजनेस इन्वायरमेंट। 25 सितंबर को भी उन्होंने ओपनली कहा कि हम इनवाइट कर रहे हैं बिजनेस को। किस लिए इनवाइट कर रहे हैं? कि हमें पता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट का प्रोटेक्शन चाहते हैं, उसका ग्रोथ चाहते हैं, उसका प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए इंडिया में ये ओपनली कह पाना कि हम बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं जिससे कि वो प्रॉफिट कमाए, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और एक उन्होंने बड़े ओपनली तरीके से कहा है कि ग्रोथ होने से ही लोगों को रोजगार मिलेगा और ग्रोथ होने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए लोग तभी लगाएंगे जब उनका प्रोटेक्शन होगा, प्रॉफिट होएगा। तो अल्टीमेटली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कह पाना एक उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है। कोई छिप छुप के बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो बात वो कह रहे हैं उसके फॉलो अप के लिए वो एक्शन भी कर रहे हैं। जैसे लेबर लॉज है, सब्सिडी का है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके। तो फॉर्चुनेटली एक सिचुएशन भी ऐसा डेवलप हुआ है, फ्यूल प्राइस घट गया है, इन्फ्लेशन रेट घट गया है, तो ये भी उनको मदद कर रहा है। लेकिन ओवरऑल जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनका स्टेटमेंट है, उनका एक्शन है, उससे विश्वसनीयता निश्चित रूप से बढ़ती है। ठीक है, प्रवीण झा कुछ कहना चाह रहे, लेकिन मैं पूरा समय बहुत पेशेंस से विजय गोयल साहब सुन रहे थे। विजय गोयल जी, अच्छी तस्वीरें खिंचा लेना, ड्रम बजाते हुए, बच्चे का कान खींचते हुए, ये सब अपनी जगह है। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस बात को पिच करने के लिए कह रहे हैं, क्या लोग और क्यों लोग उस पर यकीन करें, भरोसा करें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और मैं समझता हूं उनकी 7 जो विदेशी यात्राएं हैं उसके अंदर यही झलकता है कि जो विदेशों के अंदर भारत की छवि पिछले सालों के अंदर बिगड़ी थी, वे उस छवि से बाहर निकालना चाहते हैं देश को जी। और इसीलिए वो आत्मविश्वास से भरकर जिन देशों की यात्राएं कर रहे हैं, ना वे केवल ग्लोबल नेता एस्टेब्लिश हुए हैं, बल्कि उन्होंने जो सबसे बड़ा नारा दिया है कि आप हम पर विश्वास कीजिए, भारत के अंदर हम जरूरी बदलाव ला रहे हैं, भारत को हम ठीक कर रहे हैं। और इसके लिए सबसे बड़ा जोर जो उनका है वो इन्वेस्टमेंट्स पे है और मेक इन इंडिया के ऊपर है। और वो जोर इसलिए है ताकि देश के अंदर नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। लोग उन पर इसलिए विश्वास करते हैं और आप देखते हैं उनकी लोकप्रियता पहले से ज़्यादा हर रोज बढ़ती जा रही है, इसलिए कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने भारत के अंदर वो करके दिखाया जो अब तक किसी ने नहीं करके दिखाया। 6 करोड़ खातों का खुल जाना, जनधन योजना का आ जाना, आदर्श ग्राम योजना का संचालन करना,
खुद झाड़ू को उठा लेना, वो देश के अंदर कहते हैं भाई मैं क्वालिटी लाइफ इस देश के अंदर दूंगा, आप आओ और यहां पर इन्वेस्टमेंट करो। वे चाहते तो केवल एजेंडा के ऊपर काम कर सकते थे, जो कि पहले के प्रधानमंत्री करते रहे कि मीटिंग अटेंड की और वापस आए, किंतु उन्होंने अपने देश के लिए जहां पर जरूरी समझा वहां पर इंडस्ट्रियलिस्टों से अलग अलग बैठक की, जहां पर जरूरी समझा एनआरआई के साथ बैठक की। एक मिनट सर, नरेंद्र मोदी के आलोचक ये भी कहेंगे कि मोदी साहब पहले घर तो दुरुस्त कर लीजिए, उसके बाद बाहर जाइए। आप तो घर की तरफ देखने का, जैसे राजीव डोगरा जी ने कहा कि क्रिटिक्स ये कहेंगे कि आप घर की तरफ देखने का तो समय ही नहीं देना चाहते, आप सारा ध्यान बाहर लगाना चाह रहे हैं, जबकि घर की स्थिति में तो कोई बहुत बड़ा बदलाव अभी तक आ नहीं पाया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीज को बो रहे हैं। हाँ। और उन बीजों से पौधे निकलेंगे जी। पहले 60 साल तक की सरकारें रही जिन्होंने वो काम नहीं करके दिखाए जो मोदी साहब ने 5 महीने के अंदर करके दिखाए हैं। तो घर का जहां तक है, केवल प्रधानमंत्री नहीं, पूरा मंत्रिमंडल है जो उनके द्वारा चलाई गई योजनाओं को पूरा करने के अंदर लगा हुआ है। और इसीलिए आपने देखा होगा जितनी भी योजनाएं हैं वे केवल उन्होंने योजना चला के नहीं छोड़ी, बल्कि उनकी लगातार वे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो विभिन्न देशों के साथ जब करार करते हैं तो केवल अपना भाषण करके या कोई इवेंट मैनेजमेंट करके नहीं आते। वे चाहे वो जापान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, सबसे वो इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रहे हैं। और आज केवल हमारे देश के भारतीय नहीं बल्कि एनआरआईज में भी एक विश्वास जागा है इस बात के लिए कि भारत कुछ कर कर दिखा सकता है। आज उन्होंने G20 फोरम के ऊपर जो काला धन की बात की और उसको वो एजेंडा में ले आए, वो कोई कम कमजोर बात नहीं है। जहां से उनको गैस लानी है, जहां से उनको एग्रीकल्चर की इनपुट लेनी है, जहां से उनको इंडस्ट्रीज की इनपुट लेनी है, ऐसी वो सब जगहों का अध्ययन करके, सब जगह बात करके देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स को लाना चाहते हैं। और वो ये विश्वास दिलाते हैं कि मैं कानूनों को समाप्त करूंगा। हाँ, प्लीज जी बोलिए। वे ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मैं कानूनों को, उन सब कानूनों को समाप्त करूंगा जो देश के अंदर प्रगति के अंदर ओढ़ा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि वो बाहर गए हैं, वे केवल उनसे जेलसी कर रहे हैं। वे बाहर जाकर भी देश के भले की बात कर रहे हैं और जब वो देश लौटते हैं तो एक से एक नई योजनाओं के ऊपर काम करना आरंभ करते हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने कानूनों के अंदर बदलाव किया है, जिस तरीके से वो नए बिल लेकर आए हैं, और उससे देश प्रगति की ओर आगे जा रहा है। किंतु आप ये सोच लें कि 5 महीने में ही सारा देश ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं है। लोगों को उनके विजन के ऊपर विश्वास है, लोगों को उनकी 24/7 मेहनत के ऊपर विश्वास है, और लोग समझते हैं कि ये एक आदमी है जो देश को आगे ले जाएगा, तो लोग विश्वास करके चल रहे हैं। किंतु आप सोचिए कि केवल एक दिन के अंदर काम हो जाएंगे या 5 महीने में। ठीक है, विजय जी ने अपना पॉइंट रखा।